हे गाइस, हाय। तो आज हम सीखने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बहुत इजी, समझना बहुत जरूरी है। इन जस्ट 90 सेकंड्स विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज द फेमस एंड द मोस्ट इजीएस्ट लॉ एवरीबॉडी नोस। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको समझते हैं जल्दी से विद एन एग्जांपल। आप इसको एज एन एग्जांपल लो, एज ए स्विमर का, या तो ऐसा पर्सन जो चल रहा है, या तो दौड़ रहा है, या तो बैठ रहा है, कोई भी कर रहा है, हर जगह पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। कैसे? जब आप चलते हो तो होता क्या है, आप फोर्स डालते हो जमीन के ऊपर, है ना। आप फोर्स डालते हो जमीन के ऊपर, और लेकिन भाई आप तो फोर्स जमीन के ऊपर पीछे की तरफ डाल रहे हो, तो आप आगे कैसे जा रहे हो? क्योंकि जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो सकती है। तो आप सामने इसलिए जा रहे हो क्योंकि जमीन भी आपके ऊपर एक फोर्स डालता है, और वो सामने की तरफ होता है, जिसकी वजह से आप जाते हो आगे। बात समझ में आया? तो उस वजह से आप आगे जाते। स्विमिंग में भी यही सेम केस होती है, आप पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हो, लेकिन आप सामने जाते हो। क्यों? क्योंकि पानी भी आपको सामने की तरफ ढकेलता है। तो क्योंकि आपने एक एक्शन किया, रिएक्शन उस ऑब्जेक्ट ने आपके ऊपर दिया। दैट इज व्हाट थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज। तो अब इसमें बच्चों का सवाल आता है कि सर अगर एक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है तो भाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको तो रेस्ट पे होना चाहिए। यहां पर आपको इसको बहुत डिटेल में समझना है कि भाई देखो, एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स नहीं है। अगर इसी एक ऑब्जेक्ट पे मैंने दोनों फोर्स लगा दिया, सेम इक्वल एंड ऑपोजिट, तो वो हिलेगा नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर होता क्या, जब आप चलते हो आप जमीन पे फोर्स लगाते हो और जमीन आप पे फोर्स लगाता है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। आपके ऊपर सिर्फ जमीन का फोर्स है, कोई और फोर्स नहीं है। आप जब स्विमिंग करते हो तो पानी आप पे फोर्स लगाती है और आप पानी पे, यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दिस इज देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, द फोर्सेस आर टू डिफरेंट। ये एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, आपको पता है कि भाई F इज इक्वल टू ma, पता ही है आपको। अब मान लो फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अब यहां पे बच्चों को एक और डाउट आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सर देखो सर, सेब गिरती है नीचे अर्थ की तरफ, कोई भी चीज नीचे तरफ गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एप्पल नीचे खींचते, एप्पल को अर्थ खींचता है, तो क्या एप्पल भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींचता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल खींचता है। तो सर फिर हमें अर्थ एप्पल की तरफ जाते हुए क्यों नहीं दिखाई देता? सिंपल सी बात है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा और एप्पल का बहुत कम। तो सर मास का कॉन्सेप्ट यहां पे कैसे आया? इसको ऐसे समझो, फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑन एप्पल, करेक्ट। लेकिन फोर्स का ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या हुआ? मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ एप्पल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पे आप देखोगे कि एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है उतना कम मास होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, और जितना कम मास होता है उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है, इसलिए वो मूव तो कर रहा है एप्पल की तरफ, हम सब की तरफ, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। तो पीस पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।